सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। बजट में टैक्स कमिश्नरों को गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस के इख्तियारात देने के मामले में सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास में टैक्स हुक्काम पर वाज़ेह किया गया है कि टैक्स कमिश्नरों को गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस के इख्तियारात का इक़दाम कारोबार के लिए गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा करेगा, जबकि गिरफ्तारी या नोटिस जारी करने के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का शदीद खतरा है। FBI के जूनियर अफसर के भी नोटिस भेजने से अफरा तफरी फैल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मौसूल होने से अक्सर कारोबार बंद हो जाया करते हैं। इस तरह के नोटिस के लिए FBI के चेयरमैन और वजीर खजाना की वाज़ेह इजाज़त दरकार होनी चाहिए। एक रुकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि टैक्स कमिश्नर्स के इख्तियारात में ये तोसी टैक्स दहिंदगान को मुल्क से जाने पर मजबूर कर देगी, जबकि एक और रुकन के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस मामूली नहीं, ये नोटिस एक ताजिर की दरामद या बरामद करने की सलाहियत को ख़त्म कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेटर्स के इन ख़दशात को तस्लीम करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस वाकई एक बहुत संगीन मामला है और इस शिक के तहत इनका बगौर जायज़ा लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और हुकूमत पर यह जोर दिया है कि वो FBI के एहलकारों की गिरफ्तारी और नोटिस के इख्तियार के साथ बाइख्तियार बनाने के मंसूबे पर नज़रसानी करे। ख़त के मतन में ये बात शामिल है कि जो एक सेक्शन है 11E वो किसी मुनासिब छानबीन या के शक की बुनियाद पर टैक्स की तशख़ीस और वसूली के काबिल बनाता है, जबकि एक और सेक्शन है AE14 वो मुनासिब हिफाजती इक़दामात के बग़ैर कारोबारी जगहों और इमलाक को मनमानी के तौर पर ज़ब्त करने की इजाज़त देता है। फिर इसी तरह एक और सेक्शन है B32 वो जो ऑडिटर्स हैं उनको कारोबार पर कानूनी इख्तियार के साथ साथ बाइख्तियार बनाता है, जबकि एक सेक्शन 33 है जो वसी टैक्स फ्रॉड के लिए 10 साल की कैद और 10 मिलियन रुपए जुर्माना भी लगाता है। फिर एक और सेक्शन है 37A और ये कहता है कि टैक्स फ्रॉड के महज शुबे की बुनियाद पर वारंट के बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त होती है। फिर एक और सेक्शन है 37B जो कारोबारी अफराद को 14 दिन की हिरासत की इजाज़त देता है जो मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए काबिल तौसी है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं और FBI को टैक्स एडवाइज़र्स और फर्म्स के दफातर तक भी एक सेक्शन रसाई देता है, जबकि FBI के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है और इसको उन्होंने डिफेंड किया है इस इक़दाम को और कहा है कि टैक्स हुक्काम के पास कारोबारी अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार तो बहुत पहले से मौजूद है और नए वफाकी बजट में हमने सिर्फ इस तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर किया है। अगर इस तरह गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी कितना अनसेफ महसूस करेगी। जो इस बजट के दीगर मेजर्स या रिफॉर्म्स हैं, जो एक इन्फोर्समेंट की पॉलिसी है, वो कितना फ़ायदा हमारी हुकूमत को और FBI को पहुँचा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक़ मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है सब रिफॉर्म्स की बात करते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। अब जब ये कुछ रिफॉर्म सामने आए तो इस पर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी का भी, सेनेटर्स का भी, कि FBI को गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए गए, इख्तियारात दे दिए गए, तो इससे क्योस पैदा हो सकता है। क्या राय है आपकी इस पर? सर बाप साहब, अगर मैं एक क्विक जायजा ये पेश करूं कि जो इस दफ़ा का बजट है वो एक फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसका मतलब है कि जो रेवेन्यू हुकूमत कमाएगी और जो खर्चा हुकूमत करेगी उसको 3.9% ऑफ GDP पे लाने का है। लोगों की आसानी से समझने के लिए हम 7-8% के खसारे जो हैं वो कर रहे थे। अगर आप आज से चंद साल पहले जाएं फिर 5.6% के इर्द गिर्द आए और अब ये IMF की जो एंगेजमेंट है ये इसका एक खाकसाना है कि वो एक फिस्कल कंसोलिडेशन, और पाकिस्तान में भी सब कहते हैं ना ट्विन डेफिसिट्स इज पाकिस्तान्स प्रॉब्लम, तो उसका एक तरीका तो ये था कि बहुत हेविली आप एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म्स करते। ऑब्वियसली मेरी ये ख्वाहिश है कि एक्सपेंडिचर साइड्स के जो रिफॉर्म्स हैं वो प्रेसिडेंस लें। हमने एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म्स को ऑस्टेरिटी की हद तक ज़रूर किया है इस बजट में। हमें एक बहुत बड़ा जो आप कहेंगे इम्पटस मिला है, वो पॉलिसी रेट जब 22 से 11% पे आया तो जो 9,500 अरब पिछले बजट में अगर रखे गए थे इन टर्म्स ऑफ मार्कअप, वो नीचे आ गए 8,200 से। सो हमने कुछ काम किया है, किसी वक्त हम उस पर एक डिटेल गुफ्तगू कर लेंगे एक डिफरेंट अप्रोच से। अब रेवेन्यू साइड इज द अदर साइड, जिसको उठाने से यानी कि आप अगर इस साल 10-10% ऑफ GDP पे जा रहे हैं और अगले साल इसको और 10.5 पौने 11 पे ले जाना चाहते हैं और 14,130 अरब के हदफ पे जाना चाहते हैं, एक बात। सो आपको 2,000 अरब और चाहिए फ्रॉम वेयर यू स्टैंड टुडे, राइट?
आप इस साल 12,000 कर लें, आपने 2021 अरब आगे करना है, कुछ ऑटोनमस ग्रोथ से आएगा, 312 अरब के नए टैक्सेस हैं, पर बाकी 400 कहाँ से आएगा? हम हमेशा ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट जो है वहां से पैसे आने चाहिए, पर अगर आप पिछली एक दिहाई का पाकिस्तान का एक्सपीरियंस देखें तो जो इन्फोर्समेंट है दैट रिमेन्स टू बी द वीकेस्ट लिंक। अब ये जो सारी गुफ्तगू आपने अभी की है, ये क्या है? पाकिस्तान में हर साइड पे, मतलब एक फिगर ऐसा है कि दिल दहला देने वाला है कि ये कहा जाता है कि कुछ एनालिसिस ये कहते हैं 7 ट्रिलियन 7,000 अरब का एक टैक्स गैप है। टैक्स गैप एक बड़ा ही कम अंडरस्टूड एंड टॉक्ड अबाउट इशू है पाकिस्तान में। हमेशा बेस की बात होती है, रिटेलर को लाने की बात होती है। टैक्स गैप इज द फॉलोइंग थिंग कि मैंने एक मुल्क में टैक्स लागू किए हुए हैं, पर जब मैं उसकी जाके कमाई करता हूं तो उसमें उस मुनासिबत से पैसे नहीं आते। अभी एक फिगर आपने देखा कि टॉप 1 से 5% लोगों का 1,000 अरब से ऊपर का गैप FPR अथॉरिटीज ने खुद बताया। सो ये गैप इनकम टैक्स में भी है, चूंकि POS पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स नहीं है, सेल्स टैक्स में तो एक बहुत बड़ा गैप बताया जाता है। कभी तो मैं वो फिगर ही देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं। हमने रिटेलर्स पे 50 अरब कलेक्ट करने की कोशिश की एक नए टैक्स के निज़ाम में, वो भी नहीं कर सके। अब इन 3 चीज़ों से, और कस्टम साइड पे भी ये एग्जिस्ट करता है, तो इन 4 चीज़ों से आपको क्या पता चलता है कि जो टैक्सेस लागू हैं मुल्क में, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है और उसको पूरा करना है। वो इन्फोर्समेंट मेजर्स के अलावा आ नहीं सकता। अब इन्फोर्समेंट मेजर्स जो अब जिनकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो चीफ कमिश्नर को ये पावर दी जा रही है अरेस्ट की, और उसके ऑफ कोर्स सेफगार्ड्स बिल्ड करने पड़ेंगे। इसीलिए जो बजट की डिबेट है पार्लियामान में, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जीक्यूटिव जो आपके पास लेकर आती है, आप उसका बगौर जायजा लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करते हुए, फंडामेंटल राइट्स को कंसिडर करते हुए, बट ऑल्सो जो एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेइंग सिटीजन, या टैक्स पेइंग मैन्युफैक्चरिंग, या टैक्स पेइंग रिटेलर, या टैक्स पेइंग सर्विस इंडस्ट्री को कंसिडर करते हुए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क में टैक्स देने की, उन सब को कंसिडर करते हुए आप उसमें इन बिल्ड करते हैं। चाहे आप कहें कि इसकी इजाज़त जो है वजीर ख़जाना तक के लेवल पे लेनी पड़ेगी, या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे लेनी पड़ेगी, या जिस तरह भी कोई कमेटी के लेवल पे लेनी पड़ेगी, तो आप एक डिटरेंस करना चाह रहे हैं। वो मुझे याद है कि हम कहा करते थे कि लोग इतना डरते हैं टैक्स अथॉरिटीज से कि दे आर मोर फियरफुल ऑफ टैक्स अथॉरिटीज देन दे आर ऑफ एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये बात पाकिस्तान में यहाँ तक तो दुरुस्त है कि लोग FPR को या हमारी PRAs जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको दे थिंक कि उनका जो वे ऑफ डीलिंग है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बट ये भी बात दुरुस्त है कि उस तरह की अगर डिटरेंस होती, और वो तो तभी हो सकती है ना कि आप ऐसे केसेस बनाएं, चाहे आप सेल्स टैक्स पकड़ रहे हो, चाहे आप अभी आप ये देखिए कि एक तो ये तरीका है, पर इसके और भी तरीके हैं जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। मतलब स्टैंप्स जो हैं जो आप सिगरेट्स पे लगाते हैं, उससे आपको पता है कि कितने सिगरेट मुल्क में बिकने हैं। इसी तरह सीमेंट पे, इसी तरह जो आपका शुगर है उस पे, और इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। मुझे ये भी याद है कि व्हेन आई वाज विद गवर्नमेंट, तो हमने ये कोशिश की कि हम ये करें। ये काम शुरू हो गया था, पर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू दिस बिकॉज ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम टर्किश मॉडल लेके आए थे पाकिस्तान में कि ये किस तरह स्टैंपिंग की जाए ताकि हम ये काम कर सकें। सो दैट्स द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग नाउ दैट ऑल्सो ये डिटरेंस, एक ये चूंकि हाईलाइट हो गई है, मैंने एक सेकंड बता दी, एक थर्ड डिटरेंस है, वो ये है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल बोल का, अगर ऑडिट करना चाहूँ, which means के ऑडिट कैपेसिटी होनी चाहिए, so they are going to hire 1600 people to do your audit, because प्रॉब्लम क्या है यार, हम सेल्फ असेसमेंट के निज़ाम पे है ना, तो उसमें तो फिर जो ऑडिट है that becomes linchpin. My wife is a PhD in taxation and auditing. She advises 25 countries. वो हमेशा मुझे पिछले कई अरसे से, एक दिहाई से ये कह रही है कि जिस मुल्क में भी सेल्फ ऑडिट का निज़ाम होता है, उसमें जो 5% का ऑडिट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बाकी 95% कंप्लाई करे। इस बात को समझिए। अब मैंने आपको 3 तरह की डिटरेंसेस बताई हैं। ये जो तीसरी है, इसकी भी कैपेबिलिटी अथॉरिटीज कह रही है हम 1600 अफराद के साथ जो ऑडिटर्स होंगे बिल्ड करने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक चौथा निज़ाम बताता हूँ। सो वी आर बिल्डिंग
for some other country, we जो एक निज़ाम जो AI के थ्रू ये काम करेगा सारा, अब पाकिस्तान को ये भी बिल्ड करना है जिसमें डेटा रिच कंट्री पाकिस्तान है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा रिच कंट्रीज. I know your travel, I know your utility bills, I know your bank data, I know your wealth statement. कई मुल्कों में तो wealth statement ही नहीं होती. So I know your houses, I know your cars, I know your जायदाद जो आपको मुंतकिल हुई है. What is it about you that I don't know? I know your salary, I know the tax you're paying. अब तो I have to use, जिसे कहेंगे permutations and combinations. If you're paying the right bill, that's okay. I don't need to say anything. So I need to pre-populate your tax bill, which means कि एक बिल आपके पास आएगा. So अब मैंने आपको 4 निज़ाम बताए हैं. डिटरेंस जो FPR को अगर वाकई क्रिएट करनी है मुल्क में, और 5% लोगों को ही तंग करना है और बाकियों को तंग नहीं करना, until unless a fraud is highlighted कि कहीं से चोरी हो रही है. खबर साहब, जाहिर है कि ये रिफॉर्म्स और इन्फोर्समेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट पावर्स हैं, अब ये बिजनेस कम्युनिटी को कितना डिस्करेज कर सकती हैं, चूँकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है. CEOs या CFOs या बोर्ड मेंबर्स फिर इसकी जद में आ सकते हैं. अब वो कब तक कोई एक शख्स डर कर ये नौकरी इस तरह से करेगा? तो ये इसका कोई ऑल्टरनेट क्या इस वक्त FBR के पास मौजूद नहीं है कि ऐसी कंपनीज या ऐसे लोगों के बिजनेसमैन के आप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें या बैंकिंग चैनल्स में आप उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दें, बजाय इसके कि आप फ़ौरन उनको इनिशियल लेवल पर अरेस्ट करें? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. सो अब ये जो अकाउंट्स ब्लॉक करने का सिलसिला है, मुझे ये भी याद है कि ये किया करते थे तो लोग पहले ही अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे या कोर्ट से स्टे आ जाता था. सो बहुत सी कमाते हैं FPR. आई मीन एंड ये वही अदारा है, ये वो जिस तरह कहते हैं ना हम अपनी पंजाबी ज़बान में कि ये कमाऊ पुत्र आपका यही है. अब भी यही आपको इस दफ़ा 12,000 अरब ला के दे रहा है. जो पूरी प्रोविंसेस हैं वो 0.8% कलेक्ट करेंगी ऑफ GDP. FBR ही 10.25 करेगा. मैं FBR को इसलिए ये बात सामने रख रहा हूँ कि आप जिस तरह भी FBR को समझें, उनके हाथ भी कई जगह बंधे हुए हैं और ऑडिट में बहुत बंधे हुए हैं, कर नहीं पाए वो ये काम. अब आपकी बात ये दुरुस्त है. आई थिंक कि फौरी तौर पे इसका इजरा चाहे करना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे मैकेनिज्म्स ये बिल्ड कर लेने चाहिए कि अगर आप चाहते हैं ये करने के लिए तो आप इतना जिसे कहें साउंड मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हों और उस डेटे को बहुत ही सीनियर हद तक या प्रोफेशनल बॉडीज़ ने देखा हो. यू कैन इन्वॉल्व प्रोफेशनल बॉडीज़ लाइक राइट ICAP है जो इनकी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ICMA है, फिर और प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं. जिसका मतलब ये है कि आप शुगर मिल्स की एसोसिएशन है, एप्टमा है, लेदर की हैं, सब की हैं. आप उनके साथ कोई निगोशिएशन कर लें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है. सो कोई मैकेनिज्म अगर ये वर्क करता है, सो टू गिव कंफर्ट, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहते कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त जो जिसे आप कहेंगे ना फ्रेजाइल स्टेजेस से बिल्ड होना शुरू हुआ है मुल्क में. सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. बट एट द सेम टाइम डिटरेंस अगेंस्ट टैक्स फ्रॉड, encouraging greater compliance in Pakistan among taxpayers, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आपको एक और फिगर देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे. पाकिस्तान का इस वक्त जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, कस्टम्स एग्जेम्पशंस, ये मिलाकर ये FBR की किताब में और इकोनॉमिक सर्वे में आया है. ये मैं नहीं कह रहा. 5,800 अरब रुपए की हैं. पिछले साल ये 4,160 अरब थी. ये भी टैक्स पोटेंशियल है पाकिस्तान का. और ये भी बात दुरुस्त है, ये जो बार बार कहते हैं टैक्स टू GDP कम है. अगर आप रिटेल, होलसेल और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को टैक्स के निज़ाम से ही बाहर रख देंगे तो आप तो ये जो टैक्स टू GDP है, प्लीज़ कैलकुलेट करें ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड नॉन सैलरीड. फिर आपको पता चलेगा कि आपका टैक्स टू GDP भी इतना कमज़ोर नहीं है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप इस दफ़ा 13-1400 अरब PDL में जो कलेक्ट करने जा रहे हैं वो तो एक्चुअली सेल्स टैक्स ही होता था ना. सेल्स टैक्स तो FBR के पास था. सो हमें ये चीज़ें बहुत ही जुजियात में जाके क्लियर करके समझनी है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं. अब इस सारी चीज़ को लेकर भी चलना है. मैं आखिर में फिर ये कहता हूँ कि इसको डेटा माइनिंग से करें और फिर लोगों को डेटा माइंड नोटिसेस भेजें
और जो 5% है उसको इस तरह सेल्फ असेसमेंट जो है में ऑडिट करें कि आप वाकई ही प्रूव कर सकें कि व्हाट यू हैव डन इज जस्टिफाइबल एंड इज द राइट वे एंड इज द राइट थिंग टू डू। आई थिंक दैट इज हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है खाकन साहब, एक लास्ट मिनट मेरे पास है, बस एक जल्दी से मैं एक छोटा सा सवाल आखिरी भी आपसे कर लूँ कि एक ब्रीफ कमेंट इस पर काइंडली कीजिएगा कि अब ये इन मेजर्स के थ्रू या इन रिफॉर्म्स के थ्रू ये जो टैक्स गैप इस वक्त आपने बताया 7 ट्रिलियन का है, तो ये इसको किस हद तक कम किया जा सकेगा अगले 1 साल में? ये जो विंडो इतनी बड़ी है इसको थोड़ा सा फिलअप किया जा सकता है? अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम टोटल जो 400 अरब है नेक्स्ट ईयर का ये कलेक्ट करने जा रहे हैं इस इन्फोर्समेंट मेजर से। ये वो नंबर है 400 इसमें और 312 अरब के नए टैक्सेस जो डिस्कस हुआ है फंड के साथ। सो जो इन्फोर्समेंट मेजर्स इन्वोक होंगे उससे 400 अरब के करीब जो है वो कलेक्ट होना है पूरे मुल्क में। फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ आएगी 1000-1200 अरब की, 300 अरब 312 अरब नए मेजर्स से आएगा तो 1500 पे पहुंच गए। जो बाकी 400 है उसको कलेक्ट करके 2000 अरब के करीब जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब साबियात खजाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और उसका बजट भी अब सामने आ चुका है। बहुत क्रेडिट ले रही है पंजाब हुकूमत के, लगातार दूसरे साल टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। क्या उसकी तफसीलात हैं, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 5300 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा, पेंशन में 5% इजाफा होगा और मजदूर की कम अज़ कम उजरत पंजाब में बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। ज़ाहिर है कि अभी ये तजवीज़ की हद तक है। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 47.2% इजाफा हुआ है। अब ये 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए और गैर मुल्की फंडेड मनसूबों के लिए 171 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के शोबे के लिए 21.2% का इजाफा किया गया, 811 अरब पर इसको पहुंचाया गया और सेहत के लिए 17% का इजाफा सामने आया है, 630 अरब रुपए इस सिलसिले में मुख्तस किए गए हैं। फिर ज़राअत के लिए 10.7% इजाफे के साथ 129 अरब रुपए का बजट रखा गया है। बजट में जारी अखराजात का जो मजमूई वॉल्यूम है वो पिछले साल की निस्बत 5.9% ज़्यादा है, यानी 2026 अरब रुपए तक पहुँच चुका है, जबकि सर्विस डिलीवरी अखराजात में 5.8% कमी करते हुए 679 अरब रुपए तक इसको महदूद किया गया। टैक्सेस के लिहाज से FBR का जो हदफ है वो 14,131 अरब रुपए मुकर्रर हुआ है और इसमें फिर पंजाब का हिस्सा 4,062 अरब से थोड़ा जायद है। तो पंजाब हुकूमत ने अपना रेवेन्यू हदफ 828.1 अरब रुपए मुकर्रर किया है, जिसमें जो टैक्स आमदन है उसका हदफ 524.7 अरब होगा और नॉन टैक्स आमदन 303.4 अरब रुपए तय की गई है। फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को गुज़िश्ता बरस की निस्बत 13% ज़्यादा यानी 340 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ 32.5 अरब रुपए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 105 अरब रुपए मुकर्रर हुआ है। बजट में 72.3 अरब रुपए के टारगेटेड सब्सिडी भी रखी गई है। स्टेट बैंक ने आज एक और अनाउंसमेंट हुई है और आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और शरह सूद को 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला हुआ है। अब मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी, इक्तसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है। स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स तक हो चुके हैं और जून 2025 के अख्ताम तक ये मुमकिन तौर पर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को भी है। तो महंगाई बतदरीज 5 से 7% के हदफ तक मुस्तहकम हो जाएगी। माली साल की जो हकीकी GDP है वो 2.7% बताई गई है और आइंदा माली साल माशी तरक्की का हदफ 4.2% है। अब जो दूसरी शशमाही यानी सेकेंड हाफ है उसके दौरान मईशत की तरक्की की रफ्तार में इजाफा ज़रूर हुआ है और अहम फसलों की पैदावार खासी कमी हुई है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर इस बजट में क्या डायरेक्शन दे रही हैं ख़ासतौर पर पंजाब के बजट को, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा गया इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पहले तो ज़रा मॉनेटरी पॉलिसी पर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम ये बजट की तरफ भी आते हैं कि ये इसको क्यों इस वक्त स्टैटिक रखा गया है। 1% की कमी हो सकती थी, फिस्कल स्पेस भी था, एक्सपेक्टेशन भी थी। बिजनेस कम्युनिटी तो इसको एज सून एज पॉसिबल चाहती है कि सिंगल डिजिट में ये आ जाए, क्यों अभी ये कॉशियस अप्रोच अपनाई गई? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मॉनेटरी पॉलिसी को अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब आप ने एक उसको सिग्निफिकेंट, पहले अगर आप देखें तो पिछले 5-6 माह में 22-23% से उसको एक सिग्निफिकेंट नीचे लाया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि देखें, हम IMF के साथ एक एक्सटेंडेड
फैसिलिटी प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बहुत कम करेंगे तो उससे महंगाई के बढ़ने का भी खतरा है। तो देखें, इस वक्त हमने एक बहुत सीरियस महंगाई पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में फेस की है, और अभी आप देखें जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है। पर इस साल गवर्नमेंट का टारगेट भी तकरीबन 7% है, तो 6-7% इन्फ्लेशन किसी हद तक एक टॉलरेबल होती है। लेकिन आप देखें इस वक्त यूक्रेन रशियन वार है, फिर ईरान की वार है, तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस एक्सटर्नल भी हैं कि जहाँ पे ऑयल प्राइस शॉक आ सकता है, और अभी ऑयल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी भी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सारे फ्रंट को खोल देंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देंगे और उससे हमारी इकानमी के अंदर दोबारा एक बबल क्रिएट होगा, सो डेफिनेटली इस वक्त इन्फ्लेशन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए, हमें स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाना है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है। जिस तरह अगरचे मेरे ख्याल से इस दफ़ा भी जो 4.2% का टारगेट है वो बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि पिछले 2 साल हमारी जो ग्रोथ है वो बिलो 3% रही है। पॉपुलेशन तकरीबन 2.5% ग्रो कर रही है, तो हमारी इकानमी को बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही। लेकिन हमें बहुत स्लोली फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना है, और वो फंडामेंटल्स के साथ अगर हम ग्रोथ अचीव करेंगे तो वो बेहतर है, रादर दैन कि हम एक आर्टिफिशियल मनी सप्लाई क्रिएट करें और उससे ग्रोथ हो। सही। तो अब शुजा साहब, ये जो ज़ाहिर महंगाई बढ़ने का भी एक खदशा है, हमें अपनी ग्रोथ तक भी जाना है, और इस तनाजुर में जो बजट्स इस वक्त आ रहे हैं, प्रोविंशियल हों या फेडरल हो, ख़ासतौर पर जो पंजाब का बजट आया है, चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सूबा हुई है, तो उसमें वो डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है उस दुरुस्त ट्रैक पर कि हम अपने इन टारगेट्स तक पहुँच जाएंगे? ये बजट्स उसकी अक्कासी कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने प्रोविंशियल बजट को डिस्कस किया, और जब हम पंजाब के बजट को डिस्कस करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी में, आधे से ज़्यादा लोग पंजाब में रह रहे हैं। हमारी ज़्यादा डिबेट फेडरल बजट पे होती है कि हम फेडरल बजट को देख रहे होते हैं जी, उसमें सिर्फ PSDP इस दफ़ा 1 ट्रिलियन रखा गया है। 18th अमेंडमेंट के बाद हमें समझने की ज़रूरत है कि अब सूबों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में आपको तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर बहुत थोड़ी सी अमाउंट मिलेगी, लेकिन अगर आप पंजाब में देखें तो तकरीबन आपका 25 to 27% बजट वो तालीम और सेहत के ऊपर सिर्फ रखा गया है। इसी तरह आप देखें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर पे देखें तो इस वक्त तकरीबन 130 बिलियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे बजट रखा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ पे रखे, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सूबों के पास हैं। तो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा कि 1.2 ट्रिलियन पंजाब ने डेवलपमेंट बजट रखा है, जबकि फेडरल जो बजट है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बैलेंस बजट मुझे नज़र आ रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट ने सर्टन प्रायोरिटीज सेट की हैं कि फर्ज करें, एक तो आप तालीम के ऊपर फोकस है, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो बच्चों के लैपटॉप हैं, फिर मेल न्यूट्रिशन हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया गया है। एक और जो खुशाइन चीज़ जो पंजाब के अंदर आपको नज़र आएगी कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके देहातों के अंदर भी पेनिट्रेट किया है। तो अभी आप ईद पे देखें तो आपके ईद के ऊपर जो अलाइशें थी वो देहातों के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट पहुंची है, जो कभी आप सोच नहीं सकते थे। तो ये वो कुछ सर्टन ट्रेंड्स हैं कि जो गवर्नमेंट सेट करने की कोशिश कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट सोशल प्रोटेक्शन पे बड़ा हैवीली स्पेंड कर रही है। पंजाब में अगेन देखें तो एक सिग्निफिकेंट बजट सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर वो गवर्नमेंट ने उसको रखा है। हाउसिंग को एक अच्छा टारगेट किया गया, तकरीबन 150 बिलियन हाउसिंग के ऊपर रखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एक और जो चीज़ आपको इस बजट में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप पिछले सालों में देखें तो सारे प्रोविंसेस के टैक्सेस को मिला भी लें तो वो तकरीबन 500-600 बिलियन लगते थे। तो पंजाब ने एक अच्छा एम्बिशियस टारगेट खुद अपने लिए रखा है कि वो तकरीबन 828 अरब रुपया अपने रिसोर्स। शुजा साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि जो टारगेट रखा गया अब ये अचीव कैसे होगा जब खुद हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि कोई नया टैक्स उन्होंने नहीं लगाया, ये टैक्स फ्री बजट है। तो अब इस क्लेम के साथ ये टारगेट तक पहुँचना कितना आसान होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखें उनने टैक्स, एक तो आप देखें फेडरल प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हो गई है जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स है, और वो एग्रीकल्चर टैक्स मेरे ख्याल से लगना भी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वो सेक्टर्स जहां पे टैक्स बेस में नहीं पहुंचे, चाहे वो होलसेल रिटेल है या आपके एग्रीकल्चर है, उनको टैक्स में आना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स मिलेगा। दूसरा आप देखें तो आपके जो मोस्टली टैक्सेस जिस तरीके से आप देख रहे थे,
तो उनके टैक्सेस बहुत से आपके एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, आपके जो हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन है, रियल स्टेट है, तो आप देखें स्टम्प ड्यूटी हैं। ये वो एरियाज़ हैं कि जिसके ऊपर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को भी देखें तो उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी को रियल स्टेट में 7% को एबॉलिश किया है। तो मेरे ख्याल से इससे आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ फ्लरिश होंगी, और जब गवर्नमेंट हाउसिंग को टारगेट भी कर रही है तो ये यहाँ पे फिर एक ऑप्टिमल आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि जब आप टैक्सेस को कम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो उससे आपका जो टैक्स है वो वॉल्यूम पहले से बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टूरिज्म हो सकती है, ऐसे बहुत से एरियाज हैं प्रोविंसेस में कि जहाँ पे अभी तक वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, और मेरे ख्याल से सूबों को वो जो फेडरल गवर्नमेंट पे रिलाय कर रहे हैं अपने सूबे को चलाने के लिए, उससे भी बहुत निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, चलें शुजात साहब, आने वाले दिनों में हम सेक्टर वाइज भी इस बजट को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च स्पाइट्स, हमारे साथ मौजूद थे। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिंध का बजट भी इस वीकेंड पर आया, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी क्या तफसीलात हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल 2025-26 के लिए सूबाई बजट असेंबली में पेश किया। जो इस बजट का जो वॉल्यूम है वो गुज़िश्ता माली साल के निस्बत 12.9% ज़ायद है। 34 खरब 851 अरब रुपए का यह बजट है, और ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इसमें 12% का इजाफा हमने देखा है। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% का इजाफा किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% का इजाफा यहाँ पर हुआ है। अब मजदूर की जो कम अज़ कम उजरत है वो 37,000 से 5,000 रुपये बढ़ाकर 42,000 रुपये करने की तजवीज़ सिंध में दी गई है। बजट में जारी अखराजात के लिए 2,149 अरब रुपये रखे गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम जो है उसके लिए 520 अरब रुपये उसको महदूद किया गया है, और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,642 स्कीमें शामिल हैं जिनके लिए 400 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसका 82.6% 3,161 अरब रुपए जारी मनसूबों के लिए है, और 17.4% 481 अरब रुपए नए मनसूबों के लिए है, जबकि खुसूसी तरक्याती इक़दाम के लिए 119.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि प्राइमरी तालीम का बजट 136.2 अरब से बढ़ाकर 156.2 अरब रुपए किया गया है, और इसी तरह सेकेंडरी तालीम का जो बजट है वो 68.5 अरब से बढ़ाकर 77.2 अरब कर दिया गया। फिर सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए। अलबत्ता कराची को आप किसी हद तक कह सकते हैं कि एक बार फिर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। वो किस तरह से, ये भी आपको बताते हैं। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए बड़े मनसूबों को तो बजट में शामिल किया गया, लेकिन ये सब जारी मनसूबे हैं, कोई नया मनसूबा या कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची के लिए इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। अब सिंध भर में 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किया जाएगा, और शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 5 टैक्सेस को ख़त्म करने का ऐलान किया गया। अब सिंध में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जबकि मोटर व्हीकल टैक्स में कमी हुई है। सेल्स टैक्स को आसान बनाने के लिए नेगेटिव लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। तो अब ये वो सारे इक़दाम हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वफाकी बजट के सिंध के इस बजट को भी बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से एक रिएक्शनरी तौर पर देखा जा रहा है, और इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी बिज़नेस कम्युनिटी का सामने आ रहा है। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे मुल्क के मारूफ सनतकार हैं, साबिक वज़ीर हैं सिंध के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी जो सिंध का बजट है इस वक्त, इसको बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह से ले रही है? चूँकि वफाकी बजट पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उसमें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, अब जब ये सूबों के बजट अनाउंस हो रहे हैं तो सिंध के बजट पर आपका क्या रिएक्शन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सिंध का बजट जो है वो भी एक फाइन ट्यूनिंग बजट है। छोटी मोटी चीज़ें इधर से उधर की गई हैं, उसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हमने सिंध में अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो कि अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो उसके ऊपर हमें कोई इसमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती कि ज़ाहिर है कि रोज़गार भी अगर लोगों को देना है तो इंडस्ट्री के थ्रू ही देना है, तो उसमें कोई डायरेक्शन ख़ास नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से अगर रोज़गार लोगों को देना है तो एग्रीकल्चर साइड से देना है, तो एग्रीकल्चर में हाल दो के कुछ उन्होंने उसमें रखा है जो हारी कार्ड के ज़रिए वो उसमें कुछ सपोर्ट करेंगे किसानों को, तो वो एक अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ। और उसमें बल्कि अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए था ताकि हम एक एग्रीकल्चर को जंप स्टार्ट दें और एक अच्छा उसमें मूवमेंट और या रैली नज़र आए। तो उसमें भी जो है इजाफा बहुत कम है।
असल में सिंध जो है वो कोई गरीब सूबा नहीं है, सिंध अमीर सूबा है। सिंध के पास गैस भी है, सिंध के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सिंध के पास एग्रीकल्चर भी है, और सिंध के पास तमाम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तरक्की के वो सारे इनके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें थोड़ी सी यानी बेहतर मैं समझता हूँ कि इसमें कोशिश की जा सकती थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने 5,000 रुपये सैलरी तो बढ़ा दी है मजदूर की, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कोई ख़ास उसमें इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं किया। सिंध में जो टैवटाज हैं, स्टैवटा जिसको कहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो कोई सिंध में मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 259 है ये स्कूल इस तरह के। तो उनके लिए भी हमें कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी जो उसमें फंडिंग है तो उसमें भी उनकी तरफ से यानी स्टैवटास की तरफ से जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आती। तो जबकि इसमें बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स को ट्रेन करें और स्किल्ड वर्कर जो हैं वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सकें, वो चीज़ भी इसमें हमें नज़र नहीं आ रही। तो 5 टैक्सेस जो इन्होंने कम किए हैं वो उसमें मेरा ख्याल है इनको कोई कलेक्शन होती भी नहीं है, वो बड़ी नेग्लिजिबल सी उसमें कलेक्शन है और वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उसकी वजह से इनको कलेक्शन तो कोई नहीं हो रही थी लेकिन करप्शन ज़रूर हो रही थी। तो वो अगर ख़त्म हो गए हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। सही। तो ओवरऑल अब इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि ये बजट जो है इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, कोई ख़ास आगे बढ़ने की तवक्को नहीं है या कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है, जिस तरीके से वो बड़े प्रोएक्टिवली बात भी करते हैं, अपना एजेंडा भी बताते हैं, प्रोग्राम भी बताते हैं, और मुझे याद है कि आज से कोई 5-6 साल 7 साल पहले इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था कि ये सिंध का जो समुंदर का पानी है उसको पीने के काबिल बनाएंगे और वो कराची में हम उसके प्लांट्स लगा के और कराची वालों को जो पानी की किल्लत है वो दूर करेंगे और कराची को वहाँ से हम पानी देंगे। तो उसमें भी कोई बजट में कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उसमें क्या करने जा रहे हैं। K4 प्रोजेक्ट के लिए भी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आई। तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो उन्होंने पैसे रखे हैं वो सैकड़ों स्कीमें हैं और उसके लिए कुछ 100 अरब रुपए रखे हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है कोई 3800 अरब रुपए का है, तो उसमें अगर 400-500 अरब रुपया सिंध पे अगर खर्च हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इतना फर्क पड़ेगा। ये छोटी मोटी जो नाले बनाना, जो छोटे मोटे सड़कें बनाना, इस तरह की चीज़ें ज़रूर उसमें हो पाएंगी, लेकिन कोई बड़ा काम सिंध के हवाले से जिसमें हम एक डायरेक्शन दे सकें या तरक्की करा सकें सिंध के लोगों को, वो मुझे इसमें कोई अभी तक तो नजर नहीं आया। और जैसा भी चले रूरल सिंध को तो आप छोड़ने, जो अर्बन सिंध है खास तौर पर अगर हम कराची की आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, ये आप देखिएगा आवाज़ अगर सही आ रही, तो जो कराची को इस वक्त नज़रअंदाज किया गया है कि कोई नया प्रोजेक्ट इस वक्त हमें कराची के लिए नज़र नहीं आया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस पर फोकस करती है, लेकिन जब माशी एतबार की बात आती है तो वहाँ पर फिर बजट हो या वो हर साल जो जिस तरह के प्रोजेक्ट सामने आते हैं तो उसमें तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त नज़रअंदाज किया गया कराची को, जिसमें कोई किसी भी तरह के किसी नए प्रोजेक्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो ये वाला रवैया थोड़ा सा ये हैरान कुन है आपके लिए? हैरान कुन भी है और मायूस कुन भी है, क्योंकि देखें कराची की अगर हम बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कराची का 67% रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का वो कराची जनरेट करता है, और अगर सिंध का रेवेन्यू की बात करें तो 95% कराची जनरेट करता है, और तकरीबन को 50% से ज़्यादा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो कराची से होती हैं। तो इस सारे पर्सपेक्टिव में कराची को अगर उसका जायज़ हिस्सा मिलेगा और कराची सही तरीके से प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की यूथ जो है उसको रोज़गार प्रॉपर मिलेगा, और सिर्फ कराची की यूथ नहीं बल्कि सिंध की यूथ जो है उसको प्रॉपर रोज़गार मिलेगा। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में, जो स्टेप्टास हैं वो कोई 60 के करीब है, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग है, और पूरे सिंध में 259 है तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग है। तो मैं कह रहा हूँ कि कराची तो कराची, लेकिन सिंध में भी जो इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बनाए हुए हैं या दूसरे इदारे बनाए हुए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं वो इनके हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कदरे परफॉर्म कर रहे हैं, जो उन्होंने गंबट में इंस्टीट्यूट्स बनाए या कराची में NICVD को जिस तरीके से अपग्रेड किया, या जिनाह में जो साइबर नाइफ की टेक्निक्स है, तो वो भी मेरा ख्याल है, जो मुझे ऐसे लगता है
कि चूंकि उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो उस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा रूम था और बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, और मैं समझता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुझे तो बड़ी उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है कि वो इस बजट को कोई अच्छी डायरेक्शन दें, कोई अच्छा। अभी भी ये बजट तो ज़ाहिर है अभी असेंबली से अप्रूव होना है, तो इसमें खासी गुंजाइश है इसमें बेहतरी की, और मैं समझता हूँ कि इसमें बिलावल भुट्टो साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सही। और फिर जाहिर साहब ये कोई दूसरा तीसरा या पांचवा छठा भी बजट नहीं है पीपल्स पार्टी का। अब ये 16-17 साल इस वक्त लगातार पीपल्स पार्टी को हो चुके हैं, कई टेन्योर इस वक्त पीपल्स पार्टी गुजार चुकी है। तो और अब सियासी तौर पर इस वक्त जब कराची को ओन भी किसी हद तक क्लेम करते हैं तो फिर वहाँ ओनरशिप भी वहाँ नज़र आनी चाहिए ना, सिर्फ क्लेम से तो नहीं मामला चलेगा। वरना ये जो एक महरूमियों को जिस तरह इस वक्त कराची की मंजर आम पर लाया जाता है दीगर सियासी जमातों की तरफ से या इवन बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, तो ये मामला फिर ज़ाहिर है पूरे मुल्क के सामने आता है। फिर सिंध हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद भी होती है, लेकिन कोई होमवर्क नहीं किया जा रहा है इस सिलसिले में। होमवर्क तो यकीनन होगा, आखिर इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और इतना पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। और इनकी मैं समझता हूँ कि काबिलियत में इनकी सारी जो कमांड है या कॉम्पिटेंस है उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम इन लोगों से मिलते हैं, इनके साथ डिस्कस करते हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद होती है कि ये कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब आप देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का इंडिया के साथ केस जो है वो वहाँ जाके लड़ा है पूरी दुनिया में, और बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है उन्होंने। तो मैं इनकी कॉम्पिटेंस पे तो किसी किस्म का भी 1% भी डाउट नहीं है। तो बात यह है, और इनके पास स्पेस भी है, इनके पास इतना बड़ा सूबा है, इतने इनके पास रिच रिसोर्सेज हैं, तो उसको सही एक्सप्लोर करके और सही एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत इनकलाबी किस्म के काम किए जा सकते हैं सिंध में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ग्रोथ का इंजन जो है वो आप बना सकते हैं इंडस्ट्री को, और वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आप ग्रोथ का इंजन बना सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप देखें धाबे जी में जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है वो अरसा दराज से बन रहा है, हम सुन रहे हैं कि वो बन रहा है और बनता ही चला जा रहा है, मगर अभी तक कोई चीज़ सामने उसकी भी आई नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं साथ हैं कराची के अंदर, उनका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, पानी नहीं मिलता, पीने का भी नहीं मिलता, इंडस्ट्री को भी पानी नहीं मिलता। तो आल्दो के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और टैंकर के जरिए पानी दस्तयाब है, जितना मर्जी ले लें टैंकर के जरिए, लेकिन वो जाहिर है कि डबल कीमत पे मिलता है। तो ये सारे मतलब रेगुलेशन के इश्यूज हैं, ट्यूनिंग के इशू हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो इन चीज़ों को, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, अब वो कराची जो है दुनिया के कई गालबन 150 ममालिक से बड़ा शहर है जी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सेफ सिटी जो है उसके हवाले से देखें तो वो भी कोई खास उसमें प्रोग्रेस नहीं है। अब सुनते ही हैं कि फेज़ 1 शुरू हो गया, फेज़ 2 शुरू हो गया, लेकिन वो फेज़ पता नहीं कितने हैं उसके, वो फेज़ कंप्लीट ही नहीं होने में आते। तो ये चीज़ें जो है हमें ठीक करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के साथ एक न्यू नॉर्मल हमने सेट किया है, तो उसकी दहशतगर्दी और उस तरह की उसकी फंडिंग जो है, नेगेटिव फंडिंग, वो कराची और सिंध में भी हो सकती है। तो उसके लिए सेफ सिटी ही उसका एक प्रॉपर टूल है कि जिसके ज़रिए हम उसको कम्बैट कर सकते हैं। ठीक है। तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी हम उसके ज़रिए दे सकते हैं। फिर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको सेफ सिटीज़ बनाने होंगे, सिर्फ कराची नहीं, कराची में आपको सक्खर को भी बनाना होगा सेफ सिटी, आपको हैदराबाद को भी सेफ सिटी बनाना होगा, और सिंध के जो बड़े शहर हैं उनको भी सेफ सिटी की तरफ लेके जाना होगा, और उसके लिए आपको बड़ी ह्यूज फंडिंग की भी ज़रूरत है और एक हौसले और हिम्मत की भी ज़रूरत है। ठीक है। तो उसमें अगर आप वो काम करेंगे तो फिर ही ये मैं समझता हूँ कि सिंध फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी फिर प्रॉपर अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार, साबिक वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।